हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट आपके लिए आपके समय के अनुसार। तो चलिए, जब हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं तो सबसे पहले पीछे का देखते हैं, फिर कमिंग कि अब क्या होने वाला है, और फिर आगे का देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा। तो चलिए, हम लोग वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को समाप्त कर चुके थे। क्लियर, उसके थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ा, उसके द्वारा न्यूमेरिकल्स को बनाया गया। नाउ हम लोग देखते हैं उससे आगे का पार्ट जो हम पीछे भी आपको बताए थे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये देखें, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका हुआ डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। अब देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब आपका लाइट किसी छोटे स्मॉल एपर्चर या स्मॉल ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, तो जब किसी लाइट को हम किसी रुकावट से गुजारते हैं या किसी एपर्चर से गुजारते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है कि इसका जो लेंथ होना चाहिए वो कंपेरेबल टू वेव लेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। अगर लाइट के वेव लेंथ के कंपेरेबल है तो हमें डिफ्रैक्शन प्राप्त होता है। कि जैसे आपने देखा था, इससे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब आपका लाइट वेव दो स्लिट से गुजरती है तो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है। तो उस ब्राइट और डार्क फ्रिंज के जगह पर हम लोग यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा का यूज करते हैं। कि हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर वहाँ पर डार्क था तो यहाँ पर क्या होगा, मिनिमा। बात समझ रहे हैं। और वहाँ पर अगर ब्राइट था तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। तो यहाँ पर भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा प्राप्त होती है। कि जैसे इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी बताता है, लेकिन आपको जल्दी वो नज़र नहीं आता है। लेकिन कहता है कि अगर दो शार्प एज ब्लेड, जैसे कि अगर हम लोग दो ब्लेड लें और दोनों ब्लेड के शार्प एज का मतलब जिस पार्ट से हम कटिंग करते हैं, उस कटिंग पार्ट को अगर पूरा तरीके से टच कर दें और एक स्मॉल कि वेरी स्मॉल अगर उसमें कोई कि आपका एपर्चर बने, मतलब उसमें छेद बने, और उससे आप अगर किसी जलते हुए बल्ब को देखें तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा डार्क और ब्राइट जैसा नज़र आएगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं विवर्तन। कि जब इसे हम लाइट के रास्ते में अगर आते हैं तो ये भी अब जानते हैं कि हमें उसका छाया प्राप्त होता है। इट इज़ ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो वही कहता है कि जब आपका लाइट किसी एपर्चर या ऑब्स्टेकल से गुजरती है तो वह शार्प एज पे बेंड कर जाती है। तो बेंड किधर करती है, तो जिधर उसका शैडो बनेगा वो शैडो की तरफ बेंड कर जाती है। जैसे आप देखो यहाँ पर कि ये यहाँ पर इस तरीके से आपका लाइट सोर्स आ रही है। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपका स्ट्रीट लाइट सोर्स आ रही है, और इस रास्ते में हम लोग क्या करते हैं कि इस रास्ते में किसी ऑब्स्टेकल को आप डाल दीजिए। तो जैसे आप अगर ऑब्स्टेकल को डालेंगे तो जैसे आप मान लो चलो ये यहाँ पर इस तरीके से हम एक रुकावट को डालते हैं कुछ ही चीज़ को, तो इस तरीके से जब आप यहाँ पर इस ऑब्स्टेकल को डाल देते हैं, क्लियर, तो ये आपका क्या है कि आपने उसे रोका, लाइट के रास्ते को रोका। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है, तो ये तो यहाँ से इस तरीके से सीधी आ जाएगी। क्लियर। इसी तरीके से ये भी आपकी आएगी, और इस तरीके से अगर आप देखें, और यहाँ इसके आगे हम एक स्क्रीन लगा देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया स्क्रीन। अब हमने वहाँ पर स्क्रीन लगा दिया। जब आप स्क्रीन लगाएंगे तो ये जितनी भी लाइट आपकी इस पर इंसिडेंट हो रही थी, तो ये यहाँ पर ये शार्प एज बना, मतलब ये किनारा बना। तो ये किनारे से अब देखो, यहाँ से अगर गौर से देखें तो एक्चुअल में इतना पार्ट को, इस पूरे पार्ट को हमें कैसा नज़र आना चाहिए, तो इस पूरे पार्ट को हमें डार्क नज़र आना चाहिए।
और इसके बाद क्या होना चाहिए, तो ये जो ऊपर का पार्ट है यहाँ तो ये लाइट सीधी आ ही रही है, इसे तो कोई रुकावट मिल नहीं रही है। क्लियर? तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पर ब्राइट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो यहाँ पर बेंडिंग है, शार्प एज पर ये लाइट आपका शैडो की तरफ बेंड कर जाती है, और ये जो यहाँ तक डार्क आना चाहिए, अब आपको मात्र सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक डार्क आएगा। क्लियर? और इस तरीके से ये आपको फ्रिंज के रूप में नजर आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं कि द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, एक्चुअली शैडो की तरफ मुड़ जाती है, शैडो की तरफ मुड़ जाती है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा फिगर पे गौर करें कि जैसे ये यहाँ पर क्या था, ऑब्स्टेकल था, रुकावट था। अब देखते हैं हम लोग कि जैसे आप देखो यहाँ से कि ये आपका कोई एपर्चर है, एपर्चर का मतलब इट्स होल, छोटा होल है, और इस छोटे होल से जब आप लाइट को गुजारेंगे तो ये इस तरीके से कि ये आपका इस तरीके से अगर लाइट आती है और इस पर इंसिडेंट होती है, तो और अगर इधर आपका स्क्रीन लगा हुआ है तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो इतना ही पार्ट को सीधा अगर जाता तो इतना ही पार्ट को ब्राइट नज़र आता, लेकिन ये इतना ही ब्राइट नहीं आएगा। ये क्या होगा, ये आपका होल जो है ये इस तरीके से बेंड कर जाएगा, और ये यहाँ पर ये पूरा पार्ट क्या होता है, तो पूरा पार्ट आपका ब्राइट हो जाता है, और इधर क्या होगा, इधर डार्क हो जाएगा, जिसे आप शैडो बोलते हो, जिसे क्या हम लोग बोलेंगे, शैडो बोलेंगे। तो इसे ही हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे ही हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका एपर्चर है कि अगर इसे हम लोग बात करें तो इसे क्या बोलेंगे इसे हम लोग एपर्चर बोलेंगे। एपर्चर का मतलब स्मॉल छेद, और इसे आप बोल सकते हो ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल। तो इसे ही हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए, उम्मीद है निश्चित आप डिफ्रैक्शन को समझे होंगे कि डिफ्रैक्शन क्या है। चलिए, और अगर देखें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट एट शार्प कॉर्नर, and spreading in the form of shadow is called diffraction of light। कि इसे हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? किसी तेज किनारे या बाधा आने पर प्रकाश के मुड़ने की क्रिया और छाया के रूप में फैलने की क्रिया को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो अगर इसका बात करें तो ये आपका कि इनका आविष्कार, कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आविष्कार किसने किया था, तो आप लिख सकते हैं कि डिफ्रैक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, कि डिफ्रैक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिमाल्डी। क्लियर? कि विवर्तन का खोज
ग्रिमाल्डी ने किया। क्लियर। दूसरा कि एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेशनल, तो ये कहता है कि इनका एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन्ड बाय फ्रेशनेल, तो ये भी आपका साइंटिस्ट ही था फ्रेशनेल। तो कहता है फ्रेमेल ने इसे प्रायोगिक रूप से दिखाया। क्लियर। ना देखें तो ये 2 पॉइंट हुए आपके महत्वपूर्ण। किसका खोज किसने किया था? तो ग्रिमाल्डी ने किया था। और दूसरा था कि फ्रेशनेल नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसे दिखाया कि नहीं ये डिफ्रैक्शन है। क्लियर। ना देखें कंडीशन कि किस कंडीशन में ये आपको प्राप्त होगा, तो इसका कंडीशन क्या है कि द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और एपर्चर इज comparable to wavelength of light, क्लियर। तो कहता है कि ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट का आकार, रुकावट या आप छेद बोल दो, झिर्री बोल दो, कि रुकावट या झिरी का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के बराबर होना चाहिए, मतलब उसी के आसपास का होना चाहिए। अगर ये ऑब्स्टेकल या एपर्चर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको डिफ्रैक्शन प्राप्त नहीं होगा, वहाँ पर लीनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट नजर आएगा। चलिए, तो ये आपका हुआ मेन पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए प्लीज राइट। चलिए रब करें, चलिए रब करते हैं। चलिए ओके कंप्लीट। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, कि ये आपका कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका हो गया टाइप। सबसे पहला को हम लोग कहते हैं फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन। और सेकेंड आपका होता है फ्रॉनहोफर, कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों आपके साइंटिस्ट का नाम है, एक फ्रेशनेल विवर्तन और दूसरा फ्रॉनहोफर विवर्तन। ना देखें कि फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन हम लोग किसे कहते हैं? तो ये वो आपका फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन। ये कहता है कि इसमें 2 चीज़ आपका महत्वपूर्ण था, एक तो सोर्स और दूसरा क्या था? स्क्रीन। तो ये कहता है कि अगर सोर्स और स्क्रीन और बोथ, अगर आपका डिफ्रैक्टिंग डिवाइस का मतलब या तो ऑब्स्टेकल है या तो एपर्चर है, अगर उससे फाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं तो उसे हम फ्रेशनेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। चलिए, और अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो उसे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये कहता है इफ द सोर्स और स्क्रीन, कि इफ द सोर्स और स्क्रीन
if the source or screen are at finite distance, from diffracting device, from the diffracting device, then the diffraction is called, diffraction is called Fresnel diffraction. कैसे? फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो चूंकि देखिए इसमें सोर्स या स्क्रीन कहां पर होता है? फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है। क्या होता है? कहता है सिंस द सोर्स और स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस from diffracting device, so the diffraction pattern is spherical. Diffraction pattern is spherical or cylindrical. डिफ्रैक्शन पैटर्न इज स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। क्लियर? तो इसमें आपको कहता है कि यदि स्रोत या पर्दा विवर्तक सतह से निश्चित दूरी पर रहते हैं तो इसे फ्रेस्नेल और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? कहता है चूंकि स्रोत या पर्दा विवर्तक सतह से निश्चित दूरी पर रहता है, अतः प्राप्त विवर्तन पैटर्न या गोलीय या बेलनाकार होता है। क्लियर? तो ये आपका हो गया, इसे हम लोग कहते हैं फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। क्लियर? तो ये हुआ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। नाम हम लोग देखते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो नेक्स्ट देखिए आप फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो ये हो गया आपको फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रॉनहोफर विवर्तन। तो इसमें क्या होगा? इसमें सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं। क्लियर? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं तो इसे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? सिर्फ फाइनाइट की जगह पर क्या करना है? इनफाइनाइट डाल देना है। तो ये कहता है इफ द सोर्स और स्क्रीन are at infinite distance from diffracting device, then the diffraction is called Fraunhofer diffraction.
then the diffraction is called Fraunhofer diffraction. Clear? The pattern is, कहता है the pattern is image of source. The pattern is image of source modified by diffracting method. डिफ्रैक्टिंग मेथड. क्लियर? तो ये आपका हो गया, इसे हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. तो चलिए इसका क्या लिखेंगे कि यदि स्रोत या पर्दा विवर्तक सतह से अनंत दूरी पर रहते हैं तो इसे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं. फ्रॉनहोफर से क्लियर? कहता है इसका पैटर्न कि पैटर्न जो हमें प्राप्त होता है, तो इसका पैटर्न स्रोत का इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है, जो विवर्तक विधि से मॉडिफाइड होता है. क्लियर? तो ये आपका दो टाइप्स था. एक को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन और दूसरे को कहते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन. चलिए प्लीज राइट, तो इसे भी राइट करें. क्लियर? ओके, तो आपका कंप्लीट हो गया होगा. चलिए रब करें. तो चलिए ऑपर इसे रब करते हैं. तो ये आपके डिफ्रैक्शन के बारे में छोटे छोटे थे पॉइंट्स जिसे जानना जरूरी होता है कि डिफ्रैक्शन क्या है. क्लियर? कि डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी शर्त क्या है. तो जरूरी शर्त क्या है कि इसका ऑब्स्टेकल का साइज या एपर्चर का साइज वेव लेंथ ऑफ लाइट के अनुसार होनी चाहिए, उसी के रेंज में होनी चाहिए. क्लियर? तो ये था. अब हम लोग देखेंगे ये कितने प्रकार का हुआ. दो प्रकार का, एक को फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन कहते हैं, दूसरे को फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहते हैं. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट. तो ये आपका आएगा डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट. क्लियर? एक पतली झिर्री के द्वारा विवर्तन कि एक आपका पतली झिर्री के द्वारा किस प्रकार से डिफ्रैक्शन प्राप्त होगा. चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग. कहाँ देखें, इसमें दो लेंस का यूज हम लोग करते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस. क्लियर? जिसका फोकल लेंथ और अपर्चर सेम होता है. जैसे आप देखो यहाँ से कि ये आपका एक हमने कन्वर्जिंग लेंस लिया. कन्वर्जिंग लेंस का मतलब उत्तल लेंस. तो ये आपका एक उत्तल लेंस है. क्लियर? और दूसरा भी हम लोग लेंगे सेम साइज का. अब यहाँ पर आप मान लें कि इसके फोकस पर हम एक सोर्स को रखते हैं. तो ये यहाँ पर क्या ये आपका सोर्स है. क्लियर? अब जब ये सोर्स है तो यहाँ से लाइट चलेगी. तो चलिए ये आपका ये लाइट इस तरीके से आई, इस तरीके से हम इसे दिखा रहे हैं. ये यहाँ से आपका लाइट गई. क्लियर? क्या होता है कि जब आपका
सोर्स अगर फोकस पर होगा तो वहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होता है, वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? तो ये लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये आपका तीनों सोर्स जा रहा है। दूसरा, अगर आप यहाँ पर वेव फ्रंट का बात करें तो कैसा वेव फ्रंट प्राप्त होगा? वेव फ्रंट लाइट के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो आपको मिलेगा ये आपको वेव फ्रंट मिला, इट इज डब्ल्यू, क्योंकि लाइट अगर इस तरीके से जा रही है तो वेव फ्रंट आपका इस तरीके से होगा। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्स्टेकल लगाते हैं, एक सिंगल स्लिट ऑब्स्टेकल लगाते हैं। तो चलिए ये आपका एक ऑब्स्टेकल हो गया, एक रुकावट हो गया, और सॉरी एपर्चर हुआ, जिसे आप छेद भी बोल सकते हो, जिसका आकार कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये आपका ए बी एक स्लिट है, एक छोटा छेद है। अब क्या होगा, अब ये होता है कि यहाँ पर जो ये आपका जितने भी इसके बीच में कि जितने भी यहाँ पर ये पॉइंट बनेंगे तो सारा सोर्स है। और हाइजन के प्रिंसिपल से भी आप जानते हो कि सारा सोर्स क्या है, कि सेकेंडरी वेवलेंथ मतलब दूसरा वेवलेंथ बनाने का वो स्रोत बनेगा। अब यहाँ से ये लाइट डिफ्रैक्ट होगी, यहाँ से ये लाइट डिफ्रैक्ट होगी। यहाँ पर हम एक दूसरा लेंस का यूज़ करेंगे। तो चलिए ये यहाँ पर आपका ये दूसरा लेंस हो गया, दूसरा सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ और अपर्चर क्या है आपका, फोकल लेंथ और अपर्चर सेम है दोनों का। चलिए अब देखो, जब आप यहाँ पर लगाओगे कि दूसरा एक लेंस आपका L1 हुआ, दूसरा लेंस क्या हुआ आपका, इट इज L2। अब जब हम इसे लगाएंगे तो क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये सारी रेज पैरेलल आ रही है, और जब आपका सारी रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, ये स्क्रीन हम लगाते हैं यहाँ पर, तो ये आपका स्क्रीन हुआ। तो इस तरीके से जब आप स्क्रीन लगाएंगे तो यहाँ से ये डिफ्रैक्ट होगी और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पर चली जाएगी। तो ये हम लोग रिफ्रैक्शन में ही पढ़ चुके हैं। चलिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, तो ये जो आपका हुआ, तो ये सारा का सारा क्या हुआ, इट इज सेंट्रल, कि जिसे हम लोग सेंट्रल फ्रिंज कहते हैं। और सेंट्रल यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो सेंट्रल मैक्सिमम, क्योंकि सेंट्रल हमेशा ब्राइट होता है, सेंट्रल हमेशा ब्राइट होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, अब यहाँ से कि ये जो सारे इसके सोर्स हैं यहाँ पर ये सारे के सारे डिफ्रैक्ट होंगे, और डिफ्रैक्ट होने के बाद कि जैसे आप यहाँ से लो कि ये यहाँ से थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुआ लाइट, तो ये आपका इस तरीके से थीटा एंगल से ये डिफ्रैक्ट हो गया। क्लियर? ये यहाँ पर ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या हुआ आपका थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। इस तरीके से ये तीनों डिफ्रैक्ट होगा, और डिफ्रैक्ट होने के बाद, तो ये डिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरीके से ये यहाँ पर आपको पैटर्न बना देगी। और चलिए इसके डिस्टेंस को भी हम लोग ले लेते हैं। इसका डिस्टेंस कितना है आपका, इट इज एक्स, इट इज एक्स। क्लियर? तो ये यहाँ से इस तरीके से डिफ्रैक्ट होगी और आपको पीक पॉइंट पर न्यू फ्रिंज बना देगी, मैक्सिमा और मिनिमा। जैसा कि हम लोग पहले के पढ़ाई से जानते हैं, तो सेंट्रल पे कैसा होता है, ब्राइट होता है, तो ये मैक्सिमा हुआ। और अगर हम पी पॉइंट का बात करें तो पी पॉइंट पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। पी पॉइंट पर क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा। क्लियर? तो ये चीज़ को आप समझ गए। तो ये आपका फिगर हुआ। चलिए यहाँ पर इसके अपर्चर के साइज को मान लेते हैं, ये हम लोग कितना लेते हैं, स्मॉल डी। और ये आपका डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से बड़ा डी डिस्टेंस पर क्या है, स्क्रीन। तो ये आपका हो गया स्क्रीन। चलिए क्लियर? तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से देखें। चलिए समझ गए होंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या था, हमने दो लेंस लिया जिसका फोकल लेंथ और अपर्चर सेम है, एक लाइट सोर्स जिसका वेवलेंथ कितना है आपका, वेवलेंथ इज लैम्डा, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, और ये यहाँ पर फोकस से इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर
रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। इसके बीच में हम एक पतली झिर्री को लगाते हैं, सिंगल स्लिट को लगाते हैं, और उस सिंगल स्लिट से इसका आकार कैसा है, कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। चलिए, तो हमें डिफ्रैक्शन प्राप्त होता है जो अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क होता है। तो यहाँ पर ब्राइट के जगह पर मैक्सिमम यूज करेंगे और डार्क के जगह पर मिनिमम यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि सारे केस में हम लोग निकालते क्या थे, पार्ट डिफरेंस। क्या निकालते थे, पार्ट डिफरेंस। अब आप यहाँ से इस तरीके से चलिए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, इट इज ए एन। चलिए, ए एन क्या है आपका, परपेंडिकुलर। और गौर से देखना आप कि अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना होगा आपका, तो ये एंगल आपका बनेगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखो, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना बचेगा, इट बिकम्स ऑल्सो थीटा। क्लियर? ये आप समझ गए होंगे कि वो एंगल को हम लोग थीटा कैसे निकालें। और जब आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालें तो ये बी एन, बी एन का जो वैल्यू होगा वो बी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें। तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक आप राइट करें, इस फिगर को अच्छी तरीके से देखें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए, ओके, क्लियर? तब से चलिए सारा चीज़ हम लोग मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर मान लें कि लेट लेमडा, लेमडा क्या है आपका, तो लेमडा है आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। तो ये आपका हो गया वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। ये आपका डी क्या हो गया, साइज ऑफ स्लिट, साइज ऑफ स्लिट। तो इसे हम लोग लेंगे साइज ऑफ स्लिट, मतलब स्लिट का आकार, स्लिट मतलब छेद। तो ये आपका हुआ स्लिट का आकार। क्लियर? और यहाँ पर कैपिटल डी, ये आपका हो गया डिस्टेंस बिटवीन, कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, मतलब स्लिट और स्क्रीन की, कि स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। क्लियर? और थीटा क्या है आपका, तो थीटा आपका है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, कि एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन कोण, तो ये हो जाता है आपका विवर्तन कोण। क्लियर? अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने एक परपेंडिकुलर डाला, तो दिस इज ए एन, तो किस पर डाल दिया हमने, बी एन। जब आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकलेगा, कि दिस इज पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस बी एन, और बी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखो आप साइन थीटा लो, तो ये आपका हो गया इट इज साइन थीटा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो देखें आप, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इट इज बी एन, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, दिस इज ए बी। तो ये हो गया ए बी, इट इज बी एन बाय क्या हो जाएगा, इट इज डी, क्योंकि ए बी का साइज हम लोगों ने क्या लिया, ए बी का साइज लिया डी। तो ये यहाँ पर देखो बी एन बराबर आपको मिल जाता है डी साइन थीटा, और ये हमें क्या निकला, इट इज पार्ट डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। क्लियर? और यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो इंटरफेरेंस के अपोजिट करेंगे। क्लियर? तो ये यहाँ पर देखें, अब हम लोग करते हैं कि फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। क्लियर? या आप इसे मिनिमा बोल सकते हो कि फॉर एनएथ मिनिमा, फॉर एनएथ मिनिमा। तो अगर हम लोग फॉर एनएथ मिनिमा का बात करें कि दिस इज फॉर एनएथ मिनिमा, तो एनएथ मिनिमा, मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, वहाँ पर जो ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस था यहाँ पर डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस होगा। तो ये यहाँ पर आपको पार्ट डिफरेंस होगा कि दिस इज पार्ट डिफरेंस, क्या निकला था, इट इज इक्वल टू एन लेमडा, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा। क्लियर?
तो ये यहाँ पर ये पार्ट डिफरेंस कि देयरफॉर हम लोग इसे लिख सकते हैं कि दिस इज कि डी साइन थीटा इट इज इक्वल टू, आपको क्या मिल गया, इट इज इक्वल टू एन लेमडा, इट इज इक्वल टू एन लेमडा। क्लियर। नाउ आप यहाँ से देखो तो ये हम लोग इसे ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज साइन थीटा, साइन थीटा इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपको निकल जाएगा एन लेमडा बाई डी। सिंस एंगल आर स्मॉल, कि एंगल बहुत छोटा होता है जिसके कारण आप ये भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, एन लेमडा बाई डी। थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। क्लियर। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो ये आपको निकला इट इज इक्वल टू एन लेमडा बाई टी, एन लेमडा बाई डी। अब अगर इस x का पोजीशन हम निकालें तो x का पोजीशन जब आप निकालेंगे तो यहां पर चलिए सबसे पहले ये क्या निकला हमें, एंगुलर सेपरेशन, कि दिस इज एंगुलर सेपरेशन कितना आया, इट इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। अगर हम पहला के लिए निकालें कि दिस इज फर्स्ट मिनिमा, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसे हम लोग लिखेंगे फर्स्ट मिनिमा। और फर्स्ट मिनिमा के लिए एन इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, इट इज इक्वल टू 1, तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर आप देखें तो थीटा 1 बराबर क्या होगा, दिस इज एन लेमडा बाई डी, मतलब लेमडा बाई डी, लेमडा बाई डी। क्लियर। ना अगर आप देखो यहाँ पर कि इसे आप सेकेंड कर दो तो इट इज सेकेंड मिनिमा, तो सेकेंड मिनिमा एन इज इक्वल टू 2। और यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा दिस इज थीटा 2, इट बिकम्स इक्वल टू 2 लेमडा बाई डी। और इसी तरीके से अगर आप nth मिनिमा करोगे तो ये n इज इक्वल टू एन हो गया, और ये थीटा n कितना होगा, कि दिस इज एन लेमडा बाई डी, एन लेमडा बाई डी। तो ये हुआ आपका दिस इज एंगुलर सेपरेशन। क्लियर। या एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ के कितने एंगल पर वो जा रहा है। ओके, तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक राइट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके प्लीज़ राइट, तो चलिए इसे रब करें। ओके, ना चलिए यहाँ तक रहने दें, फिर आपको दूसरा चीज़ हम दिखाते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर कि ये जो एक्चुअली हमें फिगर बन रहा है, तो ये इस तरीके से बन रहा है। ये आपका स्क्रीन है, ये आपका स्लिट है, ये आपका स्लिट है। क्लियर। ये देखना, ये पॉइंट आपका O है, तो ये तो हमें सेंट्रल मिला। और इस डिस्टेंस को आपने क्या माना है, इस डिस्टेंस को आपने x माना है। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर। और एक फार्मूला आपने निकाल चुका कि दिस इज साइन थीटा, तो ये यहाँ पर साइन थीटा कितना आ रहा है, इट इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। और यहाँ से अगर आप टेन थीटा निकाल लो तो दिस इज टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा, आप देखें ये स्लिट है और ये स्लिट से स्क्रीन का दूरी कितना है आपका, इट इज कैपिटल टी। तो टेन थीटा कितना होगा, एक्स बाई डी। तो ये निकल जाएगा हमें एक्स बाई डी। चूँकि एंगल आर स्मॉल तो दोनों बराबर है, तो देयरफॉर यहाँ पर अगर हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा करें, तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा करेंगे तो ये आपको निकल जाएगा इट इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी, और इट इज इक्वल टू एक्स बाई डी, एक्स बाई डी। चलिए यहाँ से हम x का दूरी निकाल लेते हैं, तो ये x इज इक्वल टू कितना आपको निकल रहा है, इट इज एन लेमडा डी, एन लेमडा डी बाय डी। और इसी तरीके से ये जो आपको निकलेगा डिस्टेंस, मतलब दिस इज द फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा का लीनियर विड्थ क्या होगा, कि जैसे इसे आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से कि दिस इज लीनियर विड्थ, कि लीनियर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा, लीनियर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा, मतलब पहले मिनिमा का ये लीनियर दूरी, रैखीय दूरी। तो रैखीय दूरी क्या हो जाएगा, तो ये रैखीय दूरी आपको हो गया इट इज x1, ले n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए कि दिस इज n इज इक्वल टू 1,
और n इज इक्वल टू 1 करें तो x1 इज इक्वल टू आपको मिल रहा है, इट इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, लेमडा डी बाई डी। अगर इसी तरीके से आप चाहो तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड मिनिमा का n इज इक्वल टू 2, और ये आपको x2 इज इक्वल टू होगा, इट इज n 2 लेमडा डी, n के जगह पर 2, तो ये हो गया 2 लेमडा डी बाई क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू डी। क्लियर। और इसी तरीके से आप अगर nth का करें तो दिस इज nth के लिए क्या हो गया, इट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n, और ये मिल जाएगा आपको xn इज इक्वल टू n लेमडा डी बाई डी। क्लियर। फिनिश। नाउ अगेन यहाँ पर भी जब आप फ्रिंज विड्थ निकालोगे तो ये फ्रिंज विड्थ, कि अगर हमें बोल दिया कि दिस इज फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की दूरी। तो दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच की दूरी निकाल देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इट बिकम्स इक्वल टू, अगर n+1 पुट कर दें और सॉल्व कर दें तो n+1 करके इसे आप सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कि जैसे फ्रिंज विड्थ, कि जैसे आप देखो xn+1 ये क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, xn+1 माइनस क्या होगा, इट इज x-1। चलिए पुट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा n+1 लेमडा डी बाई डी माइनस क्या होगा, n लेमडा डी बाई क्या होगा, डी। सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका हो गया d, ये निकल जाएगा n+1 लेमडा डी माइनस n लेमडा डी कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये बच जाएगा, इट इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी। इसे हम लोग क्या कहते थे, बीटा। तो फ्रिंज विड्थ सेम आता है दोनों केस में। क्लियर। तो यहाँ तक आप राइट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे ये जितना भी कैलकुलेशन आपने किया मिनिमा के लिए किया है। क्लियर ना, हम लोग मैक्सिमा के लिए करेंगे। ओके, प्लीज राइट। चलिए ओके, कंप्लीट। तो वो आपका मिनिमा के लिए था सारा कैलकुलेशन। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमा के लिए करते हैं। तो नाउ जब आप लोग मैक्सिमा का शुरू करेंगे, दिस इज फॉर मैक्सिमा। तो फॉर मैक्सिमा के लिए भी आपको पार्ट डिफरेंस पता होगा कि जो वहाँ पर इंटरफेरेंस में हम लोग मिनिमा का पार्ट डिफरेंस यूज किए थे, यहाँ पर मैक्सिमा के लिए यूज करेंगे। और वो कितना आया था आपका तो उसमें आपको पार्ट डिफरेंस आया था, इट इज इक्वल टू 2n-1, इट इज लेमडा बाई 2। क्लियर। और यहाँ पर जो हमें पार्ट डिफरेंस आया, वो पार्ट डिफरेंस कितना आया था, जैसे bn इज इक्वल टू डी साइन थीटा, और उससे आपने थीटा निकाला था, तो इट इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस। तो चलिए यहाँ पर भी शुरू करें। तो यहाँ पर देखें, तो ये आपका पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा, कि ये यहाँ पर पार्ट डिफरेंस आया, दिस इज पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। और आपका उधर से साइन थीटा कितना आया था, डी साइन थीटा, दिस इज bn इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस। तो ये यहाँ से आपको आया था, दिस इज bn इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस, और ये कितना आया था आपको, इट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। दोनों को कंपेयर कीजिए तो ये आपका निकल जाएगा, इट इज इक्वल टू डी साइन थीटा, इट इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2। और इससे जब आप साइन थीटा निकालेंगे तो ये साइन थीटा होगा 2n-1 लेमडा बाई 2d, जिसे आप फॉर स्मॉल एंगल, तो फॉर स्मॉल एंगल हम लोग थीटा ले सकते हैं, और ये थीटा इक्वल टू होगा आपका 2n-1 लेमडा बाई 2। क्लियर। अगेन पोजीशन निकाल लेंगे। तो जब आप पोजीशन निकालोगे
तो जब हम लोग पोजीशन निकालेंगे तो पोजीशन किस तरीके से प्राप्त करेंगे? ना देखिए यहाँ पर θ1 मतलब फर्स्ट मैक्सिमा, तो इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, और वहाँ से देखें आप θ1 डैश, तो θ1 डैश मतलब एंगुलर सेपरेशन निकाल रहे हैं। देखें n इज इक्वल टू 1 डालें, तो 1 डालेंगे तो ये आपको क्या निकल जाएगा? ये आपका निकल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब लेमडा बाई 2, इट बिकम्स इक्वल टू लेमडा बाई 2। ओके, नाउ देखें यहाँ पर सेकेंड मिनिमा की मैक्सिमा कीजिए, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 2, θ2 डैश, चलिए पुट कर दें 4 माइनस 1, इट इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2। और इसी तरीके से अगर आप लोग nth मैक्सिमा निकालें तो n इज इक्वल टू n, और ये आपका हो जाएगा θn डैश, इट बिकम्स इक्वल टू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2। तो ये तो आपका एंगुलर हुआ कि दिस इज एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन। क्लियर? नाउ यहाँ पर भी हम लोग लीनियर का तरफ आगे बढ़े कि जैसे लीनियर विड्थ, लीनियर विड्थ ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, या nth ही निकाल दीजिए, लीनियर विड्थ ऑफ nth। अगेन यहाँ पर देखें, हम लोग जैसे बढ़े थे उसी तरीके से बढ़ेंगे, तो ये साइन थीटा कितना आया आपको? 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। यहाँ से भी जब आप टेन थीटा निकालोगे तो ये आपका निकलेगा x बाई डी, दोनों कंपैरिजन कि दिस इज साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? इट इज इक्वल टू टेन थीटा। और ये जब आपका टेन थीटा होगा तो यहाँ से भी तो ये लिख सकते हैं 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, और ये कितना हो रहा है आपका? इट इज इक्वल टू x बाई डी, x बाई डी। क्लियर? सॉरी, ये यहाँ पर आपका डी छूट गया है, तो प्लीज़ कंसीडर, प्लीज़ कंसीडर। क्लियर? ओके, तो ये यहाँ पर थीटा एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? देखिए यहाँ पर हमने डी लिया था कि जैसे डी साइन थीटा, तो 2d इट इज इक्वल टू 2d। यहाँ पर जब हमने फर्स्ट मैक्सिमा निकाला तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो दिस इज लेमडा बाई 2d। सेकेंड मैक्सिमा 3 लेमडा बाई 2d, nth मैक्सिमा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2d। ओके, नाउ इधर भी आप करें साइन थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2d। अगेन टेन थीटा इज इक्वल टू x बाई डी, दोनों को कंपेयर कीजिए और यहाँ से x का डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो ये जब आप x निकालेंगे तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्लियर? तो जब हम लोग x निकालते हैं तो x इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 2n माइनस 1 लेमडा डी, अब बाय क्या हो रहा है आपका? बाय 2d। तो ये जो निकला आपका कि दिस इज nth मैक्सिमा का लीनियर विड्थ की मतलब इस तरीके से सेंटर से दूरी। चलिए फर्स्ट के लिए अगर हम लोग फर्स्ट मैक्सिमा, तो अगर इसको आप फर्स्ट मैक्सिमा लोगे तो n इज इक्वल टू कितना होगा? 1, और ये यहाँ से आपका x1 डैश कितना होगा? पुट कीजिए, तो दिस इज 1, 2 माइनस 1, तो ये आपको निकल रहा है इट इज इक्वल टू लेमडा डी बाय कितना हो रहा है आपको? 2d, लेमडा डी बाय 2d। अगेन आप देखो ये सेकेंड, तो सेकेंड मैक्सिमा n इज इक्वल टू 2, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x2 डैश, और ये आपका हो जाएगा दिस इज 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो ये आपको हो गया दिस इज 3 लेमडा डी बाय 2d। इसी तरीके से nth मिनिमा, तो ये आपका लीनियर विड्थ निकल रहा है, और ये आपका हो जाएगा xn डैश, और ये आपका हो रहा है 2n माइनस 1 लेमडा डी बाय 2d। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो इस तरीके से, और यहाँ पर भी फ्रिंज विड्थ सेम होगा, क्योंकि आप जानते थे कि चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो
या डार्क फ्रिंज हो, दोनों का विड्थ क्या होता है, सेम होता है, तो फ्रिंज विड्थ सेम ही होगा जो पीछे आप निकालें। ओके, तो चलिए प्लीज़ इस तरीके से आप आगे बढ़ें और यहाँ तक कैलकुलेट करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए ओके कंप्लीट। चलिए इसको रब करते हैं। ओके क्लियर। तो ना चलें, यहाँ पर भी आप देखें यहाँ से कि दिस इज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो इसे हम लोग कहते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई, कि सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई। तो चलिए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो चलिए हम लोग फ्रिंज को देखते हैं कि आखिर ये फ्रिंज बनता किस तरीके से था। तो ये आपका सोर्स था स्लिट का, कि जहाँ पर आपका स्लिट है और ये आपने स्क्रीन लगाया था। दिस इज सेंटर ओ, सेंटर ओ। और कि अगर आप यहाँ से और इससे ऊपर भी अगर आप बनाए तो ये इस तरीके से आपका होगा। क्लियर। तो ये यहाँ पर ये आपका फर्स्ट डार्क था, दिस इज फर्स्ट डार्क, या इसे हम लोगों ने नाम दिया था दिस इज पी। कि ये आपका हुआ दिस इज ब्राइट, दिस इज ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट। इस तरीके से हमें ये पोजीशन प्राप्त होता है। अगेन इधर भी देखें तो ये आपका डार्क, दिस इज ब्राइट, डार्क, ब्राइट। तो इस तरीके से हमें ये प्राप्त होगा। और ये जो डिस्टेंस हुआ कि इस डिस्टेंस को आपने x माना था, तो ये यहाँ से लेके फर्स्ट मिनिमम के बीच की दूरी को हम लोग विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। तो इसे W से डिनोट करते हैं, इसे ही हम लोग विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं ना। यहाँ पर देखें दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर। तो चलिए फिर आप निकाल दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है द डिस्टेंस बिटवीन, कि द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा on both side of O is called width of central maximum, width of central maximum। क्लियर। मतलब O के दोनों तरफ, O के दोनों तरफ पहले मिनिमा के बीच की दूरी को, मिनिमा की बीच की दूरी को सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई कहते हैं। सेंट्रल मैक्सिमम की चौड़ाई कहते हैं। क्लियर। तो बस आपको x निकालना है और 2x कर देना है, x निकालना है और 2x कर देना है। जैसे आप यहाँ से देखें कि जब आप लोग साइन थीटा निकाले थे हम लोग कि दिस इज डी साइन थीटा, मिनिमा के लिए डी साइन थीटा इक्वल टू कितना आया था, इट बिकम्स इक्वल टू एन लेमडा। और यहाँ से अगर आप साइन थीटा लो तो ये साइन थीटा कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा इट इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी। और ये डिस्टेंस आप जानते हो, ये डिस्टेंस डी है स्लिट से स्क्रीन के बीच का दूरी। और यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा निकालते हैं तो ये टेन थीटा कितनी निकलती है, इट इज इक्वल टू एक्स बाई डी।
एक्स बाई डी, क्लियर। और ये कहता है चूंकि पहला मिनिमा, तो फॉर एन इज इक्वल टू 1, तो एन इज इक्वल टू 1 साइन थीटा कितना हो रहा है, इट इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। तो इसका मतलब है ये साइन थीटा टेन थीटा बराबर होगा, तो साइन थीटा इट इज इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। साइन थीटा निकला लैम्डा बाई डी और टेन थीटा निकला एक्स बाई डी, तो ये आपका एक्स निकल गया, एक्स कितना निकला, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी, क्लियर। तो ये यहाँ से अगर आप विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम W के देयरफॉर W इजकल टू कितना होगा 2x, और ये आपको निकल जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी, और इसे ही हम लोग कहते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, क्लियर। या अगर आपको बोल दे कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, तो ये आपका होगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। तो जब आप एंगुलर विड्थ निकालोगे तो एंगुलर विड्थ कितना होगा, तो एक साइड थीटा हुआ, दूसरे साइड भी थीटा हुआ, तो ये आपको निकल गया इट इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना निकलेगा आप देखो यहाँ पर 2 लैम्डा बाई डी, तो ये हो गया 2 लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी, क्लियर। तो चलिए इसको भी आप समझ गए, तो ये हो गया एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। चलिए इसे भी राइट करें, ओके। चलिए रब करें, चलिए रब करते हैं। नाउ देखें फ्रेनेल डिस्टेंस, तो ये आपका हो गया फ्रेनेल डिस्टेंस। तो फ्रेनेल डिस्टेंस को जेड एफ से डिनोट करते हैं, जेड एफ, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहते हैं फ्रेनेल, ये फ्रेनेल की दूरी, क्लियर। तो फ्रेनेल की दूरी कहता है आपको कि जब आपका साइड ऑफ स्लिट फ्रिंज के साइज के बराबर हो, समझ गए, तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कॉल्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस। बात समझ गए होंगे कि अगर आपका यहाँ पर जैसे आप देखो कि ये आपका फ्रिंज का साइज था, या ये आपका स्लिट का साइज है, और ये किसके बराबर हो जाए, फ्रिंज के बराबर हो जाए, फ्रिंज के बराबर हो जाए, तो उस स्थिति में इस कैपिटल डी को जेड एफ कहते हैं, कैपिटल डी को जेड एफ कहते हैं, क्लियर। तो चलिए इसी तथ्य पे निकाल दें कि when size of slit becomes equal to the width of fringe, then the distance between slit and screen is called फ्रेस्नेल डिस्टेंस, क्लियर। तो ये कहता है कि यदि स्लिट का आकार फ्रिंज की चौड़ाई के बराबर हो, तो स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी को फ्रेनेल दूरी कहते हैं, क्लियर। तो उस स्थिति में क्या आपने जो फार्मूला निकाला था उसी फार्मूला पर सेट कर दें,
तो जैसे आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका x जो है कि ये x d के बराबर हो तो ये कैपिटल D क्या बन जाती है, कैपिटल D ZF बन जाती है। और साइन थीटा कितना निकला था, तो ये साइन थीटा आपको निकला था, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। और टेन थीटा कितना निकला था, टेन थीटा इज इक्वल टू निकला था आपको x बाई टी। तो ये आपका हो गया इट इज इक्वल टू साइन थीटा टेन थीटा, साइन थीटा इट इज इक्वल टू लेमडा बाई डी। और ये कितना हुआ x बाई डी, एक्स बाई डी। क्लियर। चलिए पुट करते हैं वैल्यू। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये कहता है कि x डी के बराबर है, तो चलिए जहाँ पर x है वहाँ पर d पुट कर दें। तो ये आपका हो गया दिस इज लेमडा बाई डी, इट इज इक्वल टू डी, x बराबर d होगा, x इज इक्वल टू डी। और तो कैपिटल D क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू ZF। तो ये हो गया ZF और इससे आपको ZF निकल जाएगा और ZF का वैल्यू होगा इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई लेमडा। तो डी स्क्वायर बाई लेमडा। क्लियर। और इसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टेंस, फ्रैक्शनल डिस्टेंस। क्लियर। तो इस तरीके से ये था आपका फ्रैक्शनल डिस्टेंस। ओके कंप्लीट, प्लीज राइट। तो चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। और इस तरीके से आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टोटल पूरा पार्ट समाप्त हुआ। क्लियर। तो इसे हम लोग कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए इसे अच्छी तरीके से समझे होंगे और इसे थोड़ा अच्छी तरीके से आप पढ़ें, रिवीजन करें। एक बार तो अभी आप लिख ही रहे होंगे, क्योंकि हम हर एक क्लास में आपसे बोलते हैं कि जब भी आप क्लास देखने के लिए बैठें तो कॉपी और पेन को अपने साथ रखें और सारी चीज़ को आप लिखते जाएं या स्क्रीनशॉट लेके रखते जाएं और फिर बाद में आप लिख लें। क्लियर। क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके अगर आप लिखते हो तो जूम करके भी आप देख सकते हो। बात समझ रहे हैं। तो उस तरीके से आप पूरा पहले नोट्स को तैयार करें और उसे 1 2 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छी तरीके से पढ़ें और इसको समझें। जो चीज़ हम आज बताए हैं वो चीज़ आपका बहुत अच्छा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो चलिए आज ही आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शुरू हुआ और आज ही आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लास्ट भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में अगर हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट में हम आपके लिए इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके आएंगे। क्लियर। तो प्लीज़ तब तक आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें। ओके। और अगर अपने लिए बात करें तो अपने लिए हर एक क्लास में आपसे बोलते हैं कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सारे के सारे आप तक आसानी से पहुंचता रहे, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे कि मैंने वीडियो अपलोड किया। चलिए तो ओके, चलिए मन लगा के पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।